अध्याय एडेनिया की शाम, खामोश मोहब्बत और अकूत दौलत। भाग 1। ओमेगा वॉल्ट और हीरे का रहस्य। जेट से उतरते ही राघव के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके हाथ में वो बॉक्स था जिसमें नीलकंठ हीरा रखा था। एडेनिया की लैब में सन्नाटा था, सिर्फ मशीनों की बीप बीप और कूलिंग फैंस की आवाज आ रही थी। राघव ने बॉक्स को मेज पर रखा और प्रताप की ओर देखा। प्रताप, इस हीरे को ओमेगा वॉल्ट के सबसे निचले स्तर यानी लेवल 10 में लॉक कर दो। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि अगर मैं खुद भी नशे में इसे मांगने आऊं तो सिस्टम मुझे भी मना कर दे। दुनिया को यही लगना चाहिए कि ये हीरा गायब हो चुका है। समझ गए? प्रताप ने बॉक्स को अपने हाथों में लिया। वो जानता था कि लेवल 10 का मतलब क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए रेटिना स्कैन, वॉइस प्रिंट, डीएनए मैच और एक रैंडम क्वांटम कोड की जरूरत होती थी। प्रताप ने सिर हिलाया। तारांकन, बेफिक्र रहिए बॉस। अब ये हीरा पाताल लोक में चला जाएगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। हीरा सुरक्षित होने के बाद राघव ने एक गहरी सांस ली। एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया था। उसने अपनी जैकेट उतारकर रोबोटिक आर्म को दी और लैब से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गया। भाग 2। आयुषी और वो अनकही बातें। एडेनिया का मौसम सुहाना था। समुद्र की ठंडी हवाएं चल रही थीं। राघव अपने महल के स्काई गार्डन की तरफ बढ़ा, जहां से पूरा आइलैंड और समंदर दिखाई देता था। वहां रेलिंग के पास आयुषी खड़ी थी। आयुषी, जो एडेनिया की मेडिकल और रिसर्च हेड थी, बेहद खूबसूरत और सौम्य थी। सफेद लैब कोट में भी उसकी सादगी कयामत ढा रही थी। जैसे ही उसने राघव के कदमों की आहट सुनी, वो पलटी। राघव को सही सलामत देखकर आयुषी की आंखों में जो चमक आई, वो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। वो तेज कदमों से राघव के पास आई, लेकिन उसे गले लगाने से खुद को रोक लिया। दोनों के बीच एक अदृश्य रेखा थी, मर्यादा और झिझक की। आयुषी ने भर्राई आवाज में कहा, तारांकन, तुम वापस आ गए। तरुण बता रहा था कि पेरिस में सिंडिकेट ने हमला कर दिया था। तुम्हें पता है, जब तक तुम्हारा जेट यहां लैंड नहीं हुआ, मेरी धड़कनें रुकी हुई थी। राघव मुस्कुराया और आयुषी की आंखों में देखते हुए बोला, आयुषी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जानता हूं कि यहाँ कोई है जो मेरी सलामती की दुआ दिन रात करता है। आयुषी के गालों पर हल्की लाली छा गई। उसने नजरें झुका ली। दोनों के दिलों में प्यार का तूफान था, लेकिन जुबां खामोश थी। वे दोनों गार्डन की बेंच पर बैठ गए। आयुषी ने पूछा, तारांकन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता राघव? इतनी बड़ी दुनिया, इतने दुश्मन। राघव ने समंदर की लहरों को देखते हुए कहा, तारांकन, डर लगता है आयुषी। अपनी जान का नहीं, बल्कि इस बात का कि कहीं इस जंग में मैं उन लोगों को ना खो दूं जो मेरे दिल के करीब हैं। उसने कनखियों से आयुषी को देखा। आयुषी ने धीरे से अपना हाथ राघव के हाथ के पास रखा, लेकिन उसे स्पर्श नहीं किया। उसने कहा, तारांकन, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं राघव। ये आइलैंड, ये लोग और मैं, तुम अकेले नहीं हो। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे, बस हवाओं की आवाज थी। उस खामोशी में हजारों बातें हो गईं जो शब्दों में कभी नहीं कही जा सकती थीं। भाग 3। साम्राज्य का विस्तार, द बिजनेस एम्पायर। तभी तरुण का चहकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो अपने टैबलेट में कुछ देख रहा था और बहुत उत्साहित था। तरुण ने आते ही कहा, तारांकन बॉस, सॉरी कबाब में हड्डी बनने के लिए, लेकिन आपको कमांड सेंटर में आना होगा। जो आंकड़े स्टैट्स आज आए हैं, उन्हें देखकर आप पागल हो जाएंगे। राघव और आयुषी हंस पड़े। राघव ने आयुषी से विदा ली। काम बुला रहा है। आयुषी ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। कमांड सेंटर में तरुण ने एक बड़ा होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑन किया। पूरा कमरा हरे रंग के ग्राफ्स और चार्ट से भर गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर, आर मोटर्स। तरुण ने एक चार्ट को हवा में बड़ा किया। बॉस, देखिए, हमारी आर सीरीज की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों ने मार्केट में तबाही मचा दी है। टेस्ला और बाकी कंपनियां तो कहीं दिख भी नहीं रही हैं। पिछले तिमाही क्वार्टर में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तरुण ने स्क्रीन पर एक नंबर हाईलाइट किया। कुल बिक्री 2 करोड़ 20 मिलियन गाड़ियां। तरुण चिल्लाया, तारांकन, 2 करोड़ गाड़ियां सर, और वो भी सिर्फ 6 महीने में। दुनिया के हर बड़े शहर की सड़कों पर अब सिर्फ हमारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। लोग एडवांस फीचर्स और सेफ्टी के दीवाने हो गए हैं। ऑयल और एनर्जी सेक्टर। इसके बाद तरुण ने दूसरा ग्राफ खोला। और यहाँ देखिए, ब्लैक गोल्ड। हमने जो नया डीप सी ड्रिलिंग का तरीका ईजाद किया था, उससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लागत आधा हो गया है, लेकिन मार्केट प्राइस वही है। स्क्रीन पर प्रॉफिट का नंबर फ्लैश हुआ। शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 10 लाख करोड़ रुपए, 10 ट्रिलियन रुपीज। तरुण ने गर्व से कहा, तारांकन बॉस, एनर्जी सेक्टर में अब हमारा एकाधिकार, मोनोपोली है। दुनिया का 40% तेल और एनर्जी हम कंट्रोल कर रहे हैं।
भाग 4, दौलत का समंदर, 50 लाख करोड़। राघव इन नंबरों को देखकर हैरान नहीं था, बल्कि संतुष्ट था। उसने तरुण की पीठ थपथपाई। शाबाश तरुण, ये तुम्हारी और टीम की मेहनत है। हमने तकनीक को व्यापार से जोड़ा और नतीजा सामने है। तरुण ने कहा, तारांकन बॉस, अब जरा अपना पर्सनल अकाउंट भी चेक कर लीजिए। डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर हो चुका है। राघव ने अपनी खास बायोमेट्रिक टेबल पर हाथ रखा। स्क्रीन पर सिक्योर बैंकिंग इंटरफेस खुला। लॉगिन होते ही स्क्रीन पर राघव का करंट बैलेंस रिफ्रेश हुआ। नंबर्स इतनी तेजी से बढ़े कि गिनना मुश्किल था, और अंत में वो आंकड़ा रुका। 50 लाख रुपए, 00000000 50 लाख करोड़ रुपए। राघव कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। 50 लाख करोड़। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे कई छोटे देशों को खरीदा जा सकता था। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, हालांकि दुनिया के लिए वो अभी भी एक अज्ञात साया शैडो था। राघव ने स्क्रीन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये पैसा मेरे अय्याशी के लिए नहीं है, ये एडेनिया की ढाल है। इस पैसे से मैं ऐसी तकनीक बनाऊंगा जो आने वाले खतरे से दुनिया को बचा सके। उसने तरुण से कहा, तरुण, इस फंड का 20% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में डालो, और 10% हिस्सा दुनिया भर के अनाथालयों और गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए गुप्त रूप से दान कर दो। बाकी पैसा प्रोजेक्ट रक्षक के लिए रिजर्व रखो। तरुण ने सिर हिलाया, तारांकन जी बॉस, आपकी सोच ही आपको राजा बनाती है। राघव फिर से बालकनी की तरफ गया। उसके पास अपार शक्ति, अकूत दौलत और वफादार लोग थे। निश्चित रूप से यहाँ आपकी कहानी का हिंदी देवनागरी रूपांतरण है। मैंने इसे एक स्क्रिप्ट और कथा के रूप में ढाला है, ताकि भावनाओं और दृश्यों का प्रभाव बना रहे। अध्याय, अनंत ऊर्जा और मानवता की सेवा, द यूनिवर्सल क्योर। भाग 1, आराम हराम है। एडेनिया के कमांड सेंटर में जीत के जश्न का शोर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था, लेकिन राघव के चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि एक नई आग थी। उसने अपनी जैकेट वापस पहन ली। उसके हाव भाव में थकान की जगह एक अलग ही जुनून सवार था। तरुण अभी कॉफी का मग लेकर राघव की ओर बढ़ा ही था कि राघव ने कड़क आवाज में आदेश दिया, तरुण, जेट को वापस बुलाओ, मुझे तुरंत निकलना है। तरुण ये सुनकर हैरान रह गया। उसने चिंता जताते हुए कहा, बॉस, आप अभी तो वापस आए हैं। आपने पिछले 48 घंटों से एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई है। लगातार चलने पर मशीनें भी गर्म होकर बंद हो जाती हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए। राघव ने तरुण की आंखों में सीधे देखते हुए गंभीरता से कहा, तरुण, आराम वो लोग करते हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हों। मेरे दादाजी का सपना अभी अधूरा है। जेट बुलाओ, हमें आइलैंड बी, दूसरे टापू पर जाना है। तरुण समझ गया कि राघव के इरादों को बदलना नामुमकिन है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर कमांड दी, फैंटम एक्स, टेक ऑफ के लिए 2 मिनट में तैयार रहें। भाग 2, दूसरा आइलैंड और परिवार का मिलन। जेट ने एक बार फिर आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भरी और कुछ ही देर में एडेनिया से दूर समुद्र के बीचों बीच स्थित एक गुप्त आइलैंड पर लैंड किया। ये टापू कभी जंगली और वीरान हुआ करता था, लेकिन अब वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही राघव जेट से नीचे उतरा, सामने प्रताप उसका इंतजार कर रहा था, और प्रताप के बगल में 2 और जाने पहचाने चेहरे थे, आर्यन, राघव का छोटा भाई, और रिया, राघव की बहन। दादाजी ने अपनी अंतिम सांसें लेते वक्त राघव से कहा था, तारांकन राघव, जब तुम ताकतवर बन जाओ तो अपने भाई बहन को भी इस मिशन में शामिल करना। वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आर्यन और रिया दौड़कर आए और राघव के गले लग गए। रिया ने भीगी आंखों से शिकायत की, भैया, हमें लगा था कि आप हमें भूल गए हैं। राघव ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी ताकत भी। देखो, प्रताप ने इस आइलैंड को कैसे बदल दिया है। राघव ने चारों तरफ नजर घुमाई। जहां पहले सिर्फ झाड़ झंखाड़ थे, अब वहां एक हाईटेक रिसर्च फैसिलिटी का ढांचा खड़ा था। सफाई पूरी हो चुकी थी और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। राघव ने प्रताप की पीठ थपथपाई, शाबाश प्रताप, तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। भाग 3.5 लाख करोड़ का फैसला। राघव फैसिलिटी के अंदर गया। वहां एक सुरक्षित ग्लास चैम्बर में वही नीला द्रव, ब्लू लिक्विड रखा था, जिसने राघव की जान तब बचाई थी जब वो मौत के कगार पर था। राघव उस लिक्विड को गौर से देखने लगा। उसने प्रताप से पूछा, प्रताप, याद है जब मैं मौत के मुंह में था, तुमने इसी द्रव से मेरा इलाज किया था? क्या हम इससे एक ऐसी दवाई बना सकते हैं जो कैंसर, टीबी या किसी भी लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर दे? प्रताप ने थोड़ा विचार किया और बोला, हाँ सर, ये संभव है।
यह द्रव इंसान के सेल्स, कोशिकाओं को फिर से जीवित, रीजनरेट करता है। अगर हम इसे रिफाइन करें तो हम यूनिवर्सल मेडिसिन बना सकते हैं। लेकिन, राघव ने पूछा, लेकिन क्या? तभी स्पीकर्स पर आरव, राघव का एआई असिस्टेंट की आवाज गूंजी। सर, इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस द्रव को बड़े पैमाने पर बनाने, मैस प्रोड्यूस के लिए हमें जो मशीनरी और संसाधन चाहिए, वो दुनिया में सबसे महंगे हैं। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। आरव ने बड़ी स्क्रीन पर एक विशाल संख्या दिखाई। अनुमानित लागत 30 लाख रुपए करोड़। 30 लाख करोड़। वहां खड़े आर्यन और रिया के होश उड़ गए। इतना पैसा तो कई देशों के कुल बजट से भी ज्यादा था। आरव ने आगे कहा, तारांकन सर, आपके पास अभी 50 लाख करोड़ हैं। अगर आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो आपकी 60% दौलत एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिजनेस के हिसाब से ये घाटे का सौदा है। राघव ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा, फिर उसने आर्यन और रिया की तरफ देखा। राघव ने शांत भाव से कहा, आरव, बिजनेस मुनाफा देखता है, लेकिन एक राजा अपनी प्रजा की खुशियां देखता है। अगर मेरे 30 लाख करोड़ खर्च करने से दुनिया के करोड़ों गरीब लोगों की जान बचती है, जो इलाज के पैसे न होने की वजह से मर जाते हैं, तो ये सौदा सस्ता है। राघव ने दृढ़ आवाज में आदेश दिया, प्रोजेक्ट शुरू करो। पैसा सिर्फ एक जरिया है, उसे तिजोरी में रखने के लिए नहीं कमाया मैंने। ये मानवता के लिए मेरा निवेश है। प्रताप और भाई बहनों ने गर्व से राघव को देखा। काम तुरंत शुरू कर दिया गया। भाग 4, 2 दिन का पड़ाव और वापसी। राघव ने अगले 2 दिन वहीं बिताए। उसने अपने भाई आर्यन को फैसिलिटी का सिक्योरिटी हेड बनाया। बहन रिया को मैनेजमेंट और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी सौंपी। उसने रात दिन काम करके फैक्ट्री का सेटअप करवाया ताकि गरीबों तक मुफ्त दवाई पहुंच सके। 2 दिन बाद जब सिस्टम स्थिर हो गया, राघव ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा। मेरे दोस्त और मेरी टीम वहां मेरा इंतजार कर रही है। भाई बहन से विदा लेकर राघव वापस जेट में बैठा और सीधा फ्रांस कॉलेज कैंप के लिए निकल गया। भाग 5, दोस्तों की तरक्की और अगला मैच। जब राघव वापस पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कॉलेज के मैदान में रोहित और रहमत पसीने में तरबतर होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। राघव चुपचाप स्टैंड में खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उसने देखा कि रोहित अब पहले से कहीं ज्यादा फिट हो गया था। उसने एक लंबा पास, लॉन्ग पास दिया जो सीधा रहमत के पैरों पर गिरा। रहमत ने बिना कोई गलती किए हवा में उछलकर एक शानदार हेडर मारा और गोल कर दिया। राघव ने ताली बजाते हुए आवाज दी, वाह, क्या बात है। लगता है मेरे बिना तुम लोग ज्यादा अच्छा खेलने लगे हो। दोनों ने मुड़कर देखा। राघव को वापस देखकर उनके चेहरे खिल उठे। रोहित दौड़ता हुआ आया, अबे राघव, तू कहां गायब हो गया था भाई? इन्वेस्टर के चक्कर में हमें भूल ही गया क्या? रहमत ने कहा, भाई हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। हमें पता था तू आएगा। तेरा वो स्पेन वाला सपना पूरा करना है ना? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और सुनो, अगला मैच किसके साथ है? रोहित थोड़ा गंभीर हो गया। अगला मैच द वॉरियर्स के साथ है। वो पिछले 3 साल से चैंपियंस हैं और सुना है उनका कैप्टन बहुत आक्रामक है। पर अब डर नहीं लगता क्योंकि हमारा कैप्टन वापस आ गया है। राघव ने अपने दोस्तों के कंधे पर हाथ रखा और मैदान की तरफ देखा। तो चलो उन्हें दिखा देते हैं कि असली वॉरियर कौन है। अध्याय, द वॉरियर्स से टक्कर और अतीत का साया। भाग 1, लॉकर रूम का तनाव और डर। अगली सुबह स्टेडियम का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। आज का मैच ईगल्स, राघव की टीम, और द वॉरियर्स के बीच था। वॉरियर्स पिछले 3 सालों से लगातार चैंपियन थे और उनकी बदनामी उनके खेल से ज्यादा उनके हिंसक बर्ताव के लिए थी। लॉकर रूम में सन्नाटा था। रोहित अपने जूते के फीते बांध रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रहमत बार बार पानी पी रहा था। कोच ने अंदर आकर कहा, तारांकन लड़कों, आज का मैच आसान नहीं होगा। वॉरियर्स के खिलाड़ी नियम तोड़ने में माहिर हैं और रेफरी अक्सर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हें बचकर खेलना होगा। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, तारांकन भाई, मैंने सुना है इनका कैप्टन विक्रांत पिछली बार विरोधी टीम के 2 खिलाड़ियों के पैर तोड़ चुका है। वो फुटबॉल नहीं, कुश्ती खेलते हैं। तभी राघव अपनी किट पहनकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गजब की शांति थी। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और पूरी टीम से मुखातिब होकर बोला, डर किस बात का है? वो अगर कुश्ती करेंगे तो हम उन्हें फुटबॉल सिखाएंगे। याद रखना, ताकत से ज्यादा जरूरी तकनीक होती है। और आज मैदान में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर उन्होंने किसी को भी छूने की कोशिश की तो वो मुझसे निपटेंगे। राघव की बातों ने टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। जो चेहरे लटके हुए थे, अब उन पर जोश दिखाई देने लगा। भाग 2,
विक्रांत का खौफ, द बीस्ट एंटर्स। दोनों टीमें मैदान में उतरी। जैसे ही द वॉरियर्स ने एंट्री ली, स्टेडियम में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। उनके खिलाड़ी किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसे नहीं, बल्कि बाउंसर्स जैसे लग रहे थे। सबसे आगे उनका कैप्टन विक्रांत चल रहा था। विक्रांत का हुलिया, 6 फीट 4 इंच का कद, चेहरे पर एक पुराना चाकू का निशान और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे वो किसी को मारने आया हो। टॉस के वक्त विक्रांत और राघव आमने सामने आए। विक्रांत ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तो तू है वो नया कैप्टन? सुना है बहुत उछल रहा है आजकल। मेरी सलाह मान, मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ले, वरना स्ट्रेचर पर घर जाएगा। राघव ने उसकी आंखों में सीधे देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं स्ट्रेचर पर नहीं, कंधे पर ट्रॉफी लेकर घर जाना पसंद करता हूं। मैदान में मिलते हैं। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज वो राघव को तोड़कर रख देगा। भाग 3, पहला हाफ माइनस खूनी खेल। मैच शुरू हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, वॉरियर्स ने फुटबॉल कम और मारपीट ज्यादा शुरू कर दी। मैच के 10वें मिनट में ही विक्रांत ने रहमत को जानबूझकर कोहनी मारी। रहमत दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। रेफरी ने इसे एक्सीडेंट बताकर टाल दिया। रोहित जब बॉल लेकर बढ़ा तो 2 डिफेंडर्स ने उसे सैंडविच बनाकर गिरा दिया। राघव का खून खौल रहा था। उसका फोटोनिक ब्लड गर्म हो रहा था। उसे बस 1 सेकंड लगता अपनी सुपर स्पीड यूज करके उन सबको हवा में उछालने में, लेकिन उसे अपनी पहचान छिपानी थी। उसने खुद को शांत किया, नहीं राघव, ताकत नहीं, दिमाग। अगर मैंने यहां पावर दिखाई तो दुनिया को शक हो जाएगा। हाफ टाइम तक स्कोर 0-1 था। वॉरियर्स 1 गोल से आगे थे और ईगल्स की टीम चोटिल और थकी हुई थी। भाग 4, राघव की रणनीति माइनस फैंटम प्ले। हाफ टाइम में राघव ने टीम को इकट्ठा किया। राघव, तारांकन सुनो, वो लोग शारीरिक ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनसे तेज हैं। अब हम अपनी रणनीति बदलेंगे। कोई भी बॉल को 3 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। वन टच पास खेलो। उन्हें पकड़ने का मौका ही मत दो। दूसरा हाफ शुरू हुआ। अब मैदान का नजारा बदल गया। राघव ने मिडफील्ड का जिम्मा संभाला। जैसे ही विक्रांत राघव को टैकल करने आता, राघव बिजली की रफ्तार से बॉल पास कर देता और खुद दूसरी जगह खड़ा हो जाता। विक्रांत पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव एक ही वक्त में हर जगह कैसे मौजूद है। राघव की रफ्तार सुपर ह्यूमन नहीं थी, ताकि शक न हो, लेकिन वो किसी भी आम इंसान की अधिकतम सीमा, पीक ह्यूमन पोटेंशियल पर खेल रहा था। भाग 5, आखिरी 2 मिनट और जादुई गोल। मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। स्कोर अभी भी 0-1 था। राघव ने रोहित को इशारा किया। राघव ने अपनी डी बॉक्स से बॉल उठाई और दौड़ना शुरू किया। एक खिलाड़ी आया, राघव ने उसे 360 डिग्री टर्न लेकर चकमा दिया। 2 खिलाड़ी आए, राघव ने बॉल को उनके पैरों के बीच से निकाला। अब सामने सिर्फ विक्रांत खड़ा था, जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, आज तू नहीं बचेगा। विक्रांत ने पूरी ताकत से राघव के घुटने पर स्पाइक्स से हमला करने की कोशिश की। ये एक ऐसा वार था जो करियर खत्म कर सकता था। लेकिन राघव ने ठीक उसी वक्त हवा में छलांग लगाई। ये छलांग किसी आम खिलाड़ी की नहीं थी। राघव ने हवा में लगभग 6 फीट ऊपर जाकर विक्रांत के सिर के ऊपर से निकल गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि राघव हवा में तैरता हुआ विक्रांत को पार कर गया। लैंड करते ही राघव ने बॉल को गोल की तरफ किक नहीं किया, बल्कि रोहित की तरफ पास कर दिया, जो खाली खड़ा था। राघव चाहता तो खुद गोल कर सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को हीरो बनाना चाहता था। रोहित ने बिना गलती किए शूट किया। गोल। स्कोर 1-1। भाग 6, आखिरी सेकंड का ड्रामा और जीत। मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रेफरी ने 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया। राघव ने रहमत को कहा, अब या कभी नहीं। वॉरियर्स के पास बॉल थी। राघव ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और बॉल को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अब राघव गोल से 30 गज दूर था। उसने अपनी आंखों को फोकस किया। उसे हवा की गति, नमी और गोलकीपर की पोजीशन सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। उसने अपना पैर पीछे खींचा। इस बार उसने थोड़ी सी सोनिक पावर का इस्तेमाल किया। बूम! जैसे ही पैर बॉल पर लगा, एक तेज आवाज आई। बॉल किसी तोप के गोले की तरह निकली। गोलकीपर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन बॉल की रफ्तार इतनी थी कि वो उसके दस्तानों को जलाती हुई नेट में घुस गई। गो ऑल। 2-1। रेफरी ने सीटी बजा दी। राघव की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया था।
पूरा स्टेडियम राघव राघव के नारों से गूंज उठा। रोहित और रहमत ने राघव को गोद में उठा लिया। भाग 7। लॉकर रूम में शक्की सुई। मैच के बाद जब सब जश्न मना रहे थे, विक्रांत लॉकर रूम के बाहर अंधेरे में खड़ा राघव को घूर रहा था। विक्रांत अपने कोच से फोन पर बात कर रहा था। विक्रांत, तारांकन सर, वो लड़का, वो नॉर्मल नहीं है। जब मैंने उसे टैकल किया तो मुझे लगा मैं किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हूं। और उसकी रफ्तार, इंसान इतनी तेज मुड़ ही नहीं सकता। मुझे शक है कि इसका कनेक्शन उन लोगों सिंडिकेट से हो सकता है। उधर से एक भारी आवाज आई, तारांकन, उस पर नजर रखो। अगर वो हमारे रास्ते का कांटा है तो उसे जड़ से उखाड़ना होगा। भाग 8। एक नया सरप्राइज माइनस द ब्लैक एनवेलप। राघव जब चेंज करके अपने बैग के पास आया तो उसे अपने बैग के ऊपर एक काला लिफाफा, ब्लैक एनवेलप मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाल कमल, रेड लोटस का निशान बना था। राघव ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक फोटो। फोटो आयुषी की थी, जो एडेनिया में गार्डन में बैठी थी। ये फोटो ड्रोन से ली गई थी। चिट्ठी में लिखा था, खेल अच्छा खेलते हो राघव, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। हमें पता है तुम कौन हो और वो 50 लाख करोड़ कहां से आ रहे हैं। 48 घंटे में हमसे मिलो, वरना एडेनिया का राज राज नहीं रहेगा। माइनस द सिंडिकेट। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था एडेनिया सुरक्षित है, लेकिन दुश्मन उसके घर तक पहुंच चुका था। उसने लिफाफे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे वो लिफाफा राख बन गया। राघव की आंखों में अब खेल का जोश नहीं, बल्कि तबाही का मंजर था। उसने तुरंत तरुण को कॉल लगाया। तरुण, कोड रेड, एडेनिया की सुरक्षा बढ़ा दो और प्रोटोकॉल 0 एक्टिवेट करो। अब डिफेंस नहीं, अटैक होगा। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव को पता चलता है कि सिंडिकेट ने उसके सबसे करीबी दोस्त रोहित को किडनैप कर लिया है, ताकि वो राघव को ब्लैकमेल कर सकें। क्या आप चाहते हैं? अध्याय प्रोटोकॉल 0 और आयरन आर्मी का हमला। भाग 1। युद्ध का शंखनाद, द वॉर रूम। उस काले लिफाफे के राख बनने के 10 मिनट के अंदर राघव एडेनिया के सीक्रेट कमांड सेंटर से कनेक्ट हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो मस्ती नहीं थी जो फुटबॉल के मैदान में थी, बल्कि एक ठंडी और डरावनी शांति थी। राघव, तरुण, रोहित की लोकेशन ट्रेस हुई? तरुण घबराई आवाज में, तारांकन, हाँ बॉस। सिंडिकेट ने बहुत चालाकी की है। उन्होंने रोहित की स्मार्ट वॉच और फोन फेंक दिया है, लेकिन वो भूल गए कि रोहित ने कल आपके गिफ्ट किए हुए जूते पहने थे, जिनमें हमने एक पैसिव ट्रैकर लगाया था। सिग्नल ब्लैक रॉक फोर्ट से आ रहा है। ये शहर से 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक पुराना और वीरान किला है। राघव ने मुट्ठी भींची। ब्लैक रॉक फोर्ट, सिंडिकेट का टॉर्चर चैम्बर। उन्होंने मेरे भाई जैसे दोस्त को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दी है। राघव ने प्रताप की तरफ देखा। प्रताप, प्रोजेक्ट आयरन लीजन को एक्टिवेट करो। अब लुका छिपी का खेल खत्म। मैं अकेले नहीं जा रहा, पूरी सेना लेकर जाऊंगा। उन्हें भी पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। प्रताप ने एक बटन दबाया। प्रोटोकॉल 0 इनिशिएटेड। भाग 2। आसमान में दहशत, द डिप्लॉयमेंट। ब्लैक रॉक फोर्ट पर रात का गहरा सन्नाटा था। सिंडिकेट के 100 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे किले की पहरेदारी कर रहे थे। उन्हें खबर थी कि राघव आएगा, लेकिन उन्हें लगा था कि वो एक कॉलेज का लड़का है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस लेकर आएगा। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। किले की सर्च लाइट्स आसमान की तरफ घूमी। गार्ड्स ने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि 10 फैंटम एक्स जेट्स का एक पूरा बेड़ा फ्लीट किले के ऊपर मंडरा रहा था। उनके इंजन की नीली रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। सिंडिकेट का कमांडर चिल्लाया, तारांकन, हमला, फायर करो। गुंडों ने आसमान में गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन जेट्स के चारों ओर एक फोर्स फील्ड, सुरक्षा कवच था, जिससे गोलियां टकराकर गिर रही थी। भाग 3। आयरन आर्मी की लैंडिंग। सबसे बड़े जेट का पिछला हिस्सा खुला। राघव ने अपना नैनोटेक बैटल सूट पहन रखा था। उसका चेहरा एक काले मेटेलिक मास्क से ढका था, जिस पर सिर्फ 2 नीली आंखें चमक रही थी। राघव ने छलांग लगाई। उसके पीछे पीछे 50 रोबोटिक सोल्जर्स, आयरन लीजन, ने भी छलांग लगाई। ये रोबोट्स टाइटेनियम और वाइब्रेनियम से बने थे। इनकी आंखें लाल थीं और इनके हाथों में लेजर गन्स थीं। DHADAM। राघव सीधे किले के आंगन, कोर्टयार्ड में लैंड हुआ। उसके उतरते ही जमीन में दरारें पड़ गईं। उसके पीछे उसकी आयरन आर्मी ने लैंड किया। सिंडिकेट के कमांडर ने माइक पर चीखा, तारांकन, ये क्या बला है? मारो इन्हें। चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन राघव की आर्मी को कुछ नहीं हो रहा था।
राघव ने अपना हाथ उठाया और कमांड दी, खत्म कर दो, लेकिन रोहित को एक खरोंच नहीं आनी चाहिए। भाग 4, तबाही का मंजर, द स्लॉटर। अब जो शुरू हुआ वो लड़ाई नहीं, एक तरफा तबाही थी। विक्रम, जो राघव के साथ आया था, उसने अपनी स्नाइपर से टॉवर पर खड़े गार्ड्स को चुन चुनकर गिराना शुरू किया। आयरन रोबोट्स, गुंडों की गोलियां रोबोट्स के सीने से टकराकर गिर रही थीं। रोबोट्स ने अपनी लेजर गन से नहीं, बल्कि अपने लोहे के हाथों से गुंडों को हवा में उछालना शुरू किया। राघव राघव तो तूफान बन चुका था। वो सुपर स्पीड से दौड़ रहा था। एक गुंडे ने आरपीजी रॉकेट लॉन्चर चलाया। राघव ने हवा में उस रॉकेट को कैच किया और वापस उसी गुंडे की तरफ फेंक दिया। बूम! राघव ने एक लोहे का बड़ा गेट उखाड़ा और उसे ढाल शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगा। सिंडिकेट के गुंडे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, तारांकन, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। भाग 5, रोहित की कैद और राघव का गुस्सा। राघव ने दीवारों को तोड़ते हुए किले के बेसमेंट की तरफ रास्ता बनाया। उसकी रडार बता रही थी कि रोहित वहीं है। राघव एक लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा। वहां एक कुर्सी पर रोहित बंधा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसे पीटा गया था। रोहित के सिर पर सिंडिकेट के वाइस लीडर कोबरा ने बंदूक तान रखी थी। कोबरा कांप रहा था। उसने बाहर की तबाही की आवाजें सुनी थीं। कोबरा चिल्लाया, तारांकन, रुक जाओ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। राघव रुक गया। उसका मास्क हट गया और उसका असली चेहरा सामने आया। रोहित ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। राघव, तू, और ये सब क्या है? राघव ने कोबरा की आंखों में देखा। राघव की आंखें अब नीली नहीं, गुस्से से लाल चमक रही थीं। राघव ने बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में कहा, कोबरा, तुमने मेरे दोस्त को हाथ लगाया है। अब अगर तुम ट्रिगर दबाओगे तो मैं तुम्हारी रूह को भी पाताल से खींच लाऊंगा। कोबरा डर गया, लेकिन उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। उससे पहले कि उसकी उंगली हिलती, राघव ने सोनिक क्लैप किया। उसने अपने दोनों हाथ जोर से ताली की तरह बजाए। उससे निकली हवा की तरंग, शॉकवेव, इतनी तेज थी कि कोबरा हवा में उड़कर पीछे दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। भाग 6, दोस्त का सच और वापसी। राघव तुरंत रोहित के पास पहुंचा और लोहे की जंजीरों को कागज की तरह फाड़ दिया। रोहित गिरते गिरते बचा। राघव ने उसे संभाल लिया। रोहित ने राघव के पीछे खड़े रोबोट्स को देखा, फिर राघव के हाईटेक सूट को देखा। रोहित हकलाते हुए बोला, तारांकन भाई, तू कौन है? ये रोबोट्स, ये पावर, तू एलियन है क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए रोहित को पानी पिलाया और कहा, नहीं भाई, मैं एलियन नहीं हूं, बस तुम्हारा वही पुराना दोस्त राघव हूं। कुछ मजबूरियां थीं, इसलिए बता नहीं पाया, लेकिन आज वादा करता हूं, जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी विक्रम अंदर आया, तारांकन बॉस, पूरा किला सिक्योर कर लिया गया है। सिंडिकेट का सफाया हो चुका है। पुलिस आने वाली है, हमें निकलना होगा। राघव ने रोहित को गोद में उठाया, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, और जेट की तरफ बढ़ा। जाते जाते राघव ने कोबरा की जेब में एक गोल्डन कार्ड डाल दिया, जिस पर आर ग्रुप का लोगो था और एक मैसेज लिखा था, ये तो बस ट्रेलर था, अपने मालिकों से कह देना, एडेनिया का राजा जाग चुका है। भाग 7, जीत के बाद का डर। जेट में वापस आते हुए रोहित की पट्टियां की गईं। वह सुरक्षित था, लेकिन राघव चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने किला जीत लिया था, दोस्त को बचा लिया था, लेकिन उसे पता था कि अब उसकी पहचान कम से कम दुश्मनों के सामने उजागर हो चुकी है। तरुण की आवाज ईयरपीस में आई, बॉस, एक बुरी खबर है। राघव, अब क्या हुआ? तरुण, तारांकन सिंडिकेट के मेन सर्वर से हमें पता चला है कि उनका अगला निशाना आयुषी नहीं है, उनका निशाना एडेनिया का एनर्जी कोर है। वो हमारे ही हथियारों से दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। राघव ने मुट्ठी भींची, तो उन्हें आने दो तरुण, अब मैं डिफेंस नहीं खेलूंगा। अब हम उनके घर में घुसकर उन्हें